हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी का फुल सिलेबस, वो भी कम्प्लीटली फ्री। और हमारा फिजिक्स का चल रहा है चैप्टर नंबर 4, जिसकी लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि अपन ने बायोसावर्ट का नियम पढ़ लिया था और उसका एक अनुप्रयोग भी पढ़ लिया था, जिस पर अपन थोड़ी सी फटाफट 5 मिनट के अंदर एक बार नज़र डाल लेते हैं, ताकि आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। अपन ने कल की क्लास के अंदर देखा था कि बायोसावर्ट के नियम के हिसाब से अपन ने देखा था कि अगर किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा बहती है, तो वो जो चालक तार के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। समझ में आ रही मेरी बात। वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपन ने ये देखा था कि बायोसावर्ट ने एक कमी छोड़ दी, चाहे उनकी ये विशेषता मान लो चाहे कंडीशन मान लो, कि उन्होंने जो चुंबकीय क्षेत्र बताया था वो पूरे चालक तार का न बताकर उस चालक तार के किसी छोटे से टुकड़े का, जिसको अपन अल्पांश कहते हैं, यानी बायोसावर्ट का नियम किसके लिए लागू होता है, एक धारावाही अल्पांश के लिए लागू होता है। और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसका सदिश रूप भी अपन ने लिखा था और उसके अंदर अपन ने उसकी दिशा भी देखी थी कि किस प्रकार से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई और साथ ही साथ दूरी के दोनों के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आई मेरी बात। और फिर उसी का नियम, इसी नियम का अनुप्रयोग कि अपन ने हेल्प से क्या किया था, एक वर्तीय धारावाही लूप था जिसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाले फॉर्म, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने हार्डली 10 मिनट लिए होंगे। तो तुम समझना, इस बात को वापस देखना, एक बार क्लास को देख सकते हो आप इसके अंदर, कि आपके पास एक वर्ताकार धारावाही लूप है जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही है। उसके केंद्र से जो अक्षीय रेखा गुजरती है उसके किसी बिंदु पी पर अपन को क्या ज्ञात करना था, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। और वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया था, दो अल्पांश लिए थे आमने सामने एक समान लंबाई के, और उन दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। वो चुंबकीय क्षेत्र आपको परिमाण में एक समान मिला था मगर दिशा में अलग अलग मिला था, इसलिए अपन ने उसको क्या किया था, घटकों में विभाजित किया था। जब घटकों में विभाजित किया तो देखो ये ऊपर और नीचे ये वाले दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे थे, और ये दोनों वाले घटक अपन को ये बता रहे थे कि इस अल्पांश के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष के किस तरफ होता है, अनुदिश होता है। मैं चाहता तो दोनों घटकों को जोड़ के कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकता था, मगर यदि ऐसा करता तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र आता वो केवल और केवल उन दोनों घटकों का आता। जबकि अपन को पूरे के पूरे वर्तीय धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसलिए अपन ने किसी एक अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र लिया और उसका समाकलन कर दिया और कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया। ये देखिए यहाँ पर किसी एक लूप का चुंबकीय क्षेत्र लिया, db1 और cos थीटा का मान रखा, और अपने पास आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। जहाँ से कुछ विशेष स्थितियां भी देखी थी अपन ने कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है और अर्ध त्रिज्यीय दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, जहां पर ये पता लगा था कि वर्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से अक्षीय रेखा पर दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या होती है, कमी होती है। अब आप लोग, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सारे के सारे कोई गुड इवनिंग बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, मगर सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। बट मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा सा बहुत बहुत अर्जेंट काम था, उसकी वजह से ये क्लास प्री रिकॉर्डेड क्लास है, हमने इसी टाइम पर प्रीमियर पर डाली है, ताकि आप लोगों को जो आपकी हैबिट है शाम को 8 बजे फिजिक्स पढ़ने की वो ना टूटे। तो हमने भी हमारे बिजी शेड्यूल में से ये टाइम निकाला है, और कैसे जैसे इस क्लास को रिकॉर्ड किया कि जो बच्चे मेरी क्लास का वेट कर रहे होते हैं उनको मेरी क्लास मिलनी चाहिए, ताकि वो इसको पढ़े, वो इसको मिस नहीं कर पाए। और वैसे भी स्कूलों की 3 दिनों की छुट्टियां हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वापस बोल दे रहा हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसको मिस मत कीजिएगा। आपको सारी क्लासेस जो भी मिस हुई है वो आप यहाँ पढ़ पाओगे, अच्छे से वापस हमारे से कनेक्ट कर पाओगे, और हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि आपको ये ना लगे कि यार कहीं ना कहीं स्टडी से दूर हो रहे हैं। इन जनरल क्या होता है, जब 2 से 3 छुट्टियां कंटिन्यूस आती है तो अपन अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं कि यार 2-3 छुट्टियां हैं, चलो मैं तो लास्ट छुट्टी के दिन पढ़ लूंगा, मेरे फर्स्ट टेस्ट तब रहेंगे तब देख लूंगा, 2 दिन आराम कर लेता हूँ, मजे कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं करना है आपको ये वाला काम। मजे भी करते हो तो अब आपके लिए ये वाली जो फैसिलिटी है उसका एडवांटेज आपको बहुत अच्छे तरीके से लेना है। रेगुलरली ये वाली क्लासेस लेनी है। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है चैनल को और उनको लगता है कि पुराने व्लॉग्स पुरानी क्लासेस रही हुई है, तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि वो टाइम निकाल के पुरानी क्लासेस को अच्छे से सुन ले, देख ले, समझ ले, ताकि अभी जो क्लासेस चल रही है जिनको आप ले रहे हो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा दूर नहीं गए, फोर्थ चैप्टर चल रहा है, उसकी भी थर्ड या फोर्थ क्लास है, तो आप हमारे साथ वापस जुड़ सकते हो इन 3 दिनों के अंदर। इसको आप एज ए पॉजिटिव लेके चलना। इसलिए आपको किसी को भी मेरा कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। बट फिर भी आपको ये क्लास मिल रही है, तो प्लीज़ आप शांति से पूरी क्लास को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज वाले जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिस हिसाब से मैंने कल की क्लास में बताया था कि बायोसावर्ट का नियम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नियम है, और उसके कारण वर्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, वो भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। समझ में आ रही मेरी बात। अब आपने क्या करना है, आज अपन पढ़ेंगे एक दूसरा नियम जिसको अपन कहते हैं एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम भी बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि आप जब भी फोर्थ चैप्टर पढ़ते हो तो इसको हर बार फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा कंपेयर करते रहना। कंपेयर करते रहने से मेरा ये मतलब है कि फर्स्ट चैप्टर में जब अपन ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था या विद्युत बल ज्ञात किया था तो अपन ने कूलाम के नियम की हेल्प ली थी। तो कूलाम के नियम के अंदर अपन ने ये देखा था कि यार ये नियम केवल एक आवेश दो आवेशों तक सीमित रहता है, वहाँ तक जब तक ये नियम लगाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से आंसर्स आएंगे। मगर जैसे आवेशों की संख्या बढ़ जाती है तो नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और मेरे लिए रिजल्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और उसका समाधान दिया था गाउस ने अपना एक नियम दिया था जिसके कारण अपन अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण, अपरिमित समरूप आवेशित चादर के कारण या समरूप आवेशित चालक गोले के कारण बड़ी आसानी से क्या ज्ञात कर दिया था, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर दिया था। सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बायो सावर्ट के नियम से अपन क्या करते हैं, केवल और केवल एक धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। किसके कारण? धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। मगर यदि क्या हो, आपको कोई ऐसे पूछ ले कि एक चालक तार है वो अनंत लंबाई का है, उसमें इतनी धारा बह रही है, आपको उस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है। कोई आपसे पूछ ले कि कोई चालक तार है जो किसी कुंडली के रूप में और उसके मैंने अंदर 1,000 फेरे 1,000 टन्स दे दिए और उसका चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तब क्या करोगे? तो उन सिचुएशंस के अंदर इस चीज़ को आसान करने के लिए बायो सावर्ट के नियम से अपन लोग स्विच करेंगे एम्पियर के नियम की तरफ। किसके नियम की तरफ? एम्पियर के नियम की तरफ। तो आप इस बात को ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना सारे के सारे बच्चे कि एम्पियर का नियम लगभग गाउस के नियम के समतुल्य है। जिस प्रकार से बायो सावर्ट के नियम को मैंने कंपेयर करके बताया था किसके नियम से, कूलाम के नियम से, वैसे ही अपन अब क्या करेंगे, एम्पियर के नियम को कंपेयर करेंगे किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसके अंदर आज का अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा एम्पियर का परिपतीय नियम, एम्पियर्स लॉ। समझ में आई मेरी बात? सारे के सारे बच्चे ध्यान से क्लास को सुनेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? कल मैं कुछ चीज़ नोटिस कर रहा था, क्लास ख़त्म होने के बाद कई लोग एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं, भाईचारा बढ़ाते रहते हैं। एक लिमिट तक भाईचारा रहेगा तो ठीक है, उसके बाद अगर लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो वो भाईचारा हमारे को पसंद नहीं आएगा। फिर आपको यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा, आपका रास्ता बंद कर दिया जाएगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ आप यहाँ पे आओगे, किसी को कुछ भी कमेंट करोगे, किसी दूसरे लोग को परेशान करोगे तो आपको करने दिया जाएगा। नहीं, हमारे पास उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, आपको रोका जा सकता है। इसलिए आप यहाँ आइए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, उसको फील कीजिए, उसके मज़े लीजिए। जितनी जानकारी होती है एक लिमिट तक वो जानकारी रखिए, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ पाओ और हम भी अच्छे से पढ़ा पाएँ। समझ में आई मेरी बात? तो आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? एम्पियर का परिपतीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम को अपन पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। तो नियम शुरू करने से पहले एक और जो अपडेट था, कल कई लोग मेरे को बार बार पूछ रहे थे, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आज डेफिनेटली आपको अब तक तो, जब अभी आप देख रहे हो तो अब तक तो आपको टेलीग्राम पे आपको हमारे नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स मिल गए होंगे। फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ कंप्लीटली अपलोडेड है। सेकंड या थर्ड चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के नोट आपको अब तक मिल चुके होंगे और फोर्थ चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके नोट्स भी आपको आफ्टर चैप्टर कंप्लीट होते ही मिल जाएंगे। अब आपको रेगुलरली सारे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे, इसलिए उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगा। बस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का जो लिंक है उसके साथ थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और हमेशा अपडेटेड रहना है। जो भी आपके पास नोट्स आते रहेंगे उनको देखिए और अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि उनकी भी आप हेल्प कर सको। समझ में आई मेरी बात? तो मैं आपको एम्पियर का नियम पढ़ाने से पहले गाउस के नियम की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तुम में से किसी को न याद है क्या कि गाउस का नियम क्या था? पहले चैप्टर की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। गाउस का नियम क्या था सर? हाँ, गाउस ने क्या कहा था? गाउस ने ये कहा था कि पहले तो कोई बंद पास ले लो, इस बंद पास में अगर कोई आवेश उपस्थित है, जैसे मान लो तीन आवेश है Q1 Q2 और Q3, तो ये तीनों आवेश मिलकर क्या बनाएंगे? विद्युत फ्लक्स बनाएंगे। ये तीनों आवेश मिलकर विद्युत फ्लक्स बनाएंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र भी बनाएंगे। तो गाउस दादा ने ये कहा था कि इस बंद पास में जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो आपका इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? समाकलन E/ds कोस थीटा बराबर कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। आप सबको पता होना चाहिए डीएस क्या है। अरे सर, ये जो डीएस है ना, वो तो ये जो बंद पास है या ये बंद आकृति है या ये जो बंद पृष्ठ है जिसको अपन गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, उस गाउसियन पृष्ठ के एक अल्पांश का क्षेत्रफल है। उस गाउसियन पृष्ठ के किसका क्षेत्रफल है? अल्पांश का क्षेत्रफल है। और समाकलन डीएस सर वो कुल क्षेत्रफल है। और थीटा क्या है सर? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण है। ये वाला नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, उम्मीद करता हूँ सबको पता है।
समझ में आ रही मेरी बात? अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता है तो तुरंत प्रभाव से चैनल को विजिट करोगे और हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर फर्स्ट के सारे वीडियोस अलग से मिलेंगे, उसके अंदर जाइएगा और गाउस का नियम पढ़िएगा ताकि आपको तुरंत ये कहानी समझ में आ जाए। बार बार गाउस के नियम पे फोकस क्यों कर रहा हूँ बच्चों? क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्पियर का नियम, और जब मैं एम्पियर का नियम बताऊंगा तो आपको अपने आप ये लग जाएगा कि यार हाँ, कुछ हद तक ये वाला जो नियम है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब मैं करता हूँ एम्पियर के नियम की बात। सबसे पहले तो एम्पियर के नियम का उद्देश्य क्या है? सर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। गाउस के नियम का उद्देश्य क्या था? सर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। विद्युत क्षेत्र किसके कारण ज्ञात करना था? आवेशों के कारण। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण ज्ञात करेंगे? सर धारावाही चालक के कारण, ऐसे चालक के कारण जिसमें क्या बह रही है? विद्युत धारा बह रही है। गाउस ने क्या कहा था कि आवेश किस में होने चाहिए? किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंधे हुए होने चाहिए। तो एम्पियर ने भी सेम बात कही कि जो धारावाही चालक है वो किसी बंद पास के अंदर होना चाहिए, बंद आकृति में होना चाहिए। जो एकमात्र अंतर है वो बच्चों इतना सा है कि गाउस के नियम के अंदर जो बंद पृष्ठ होता था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाता था, क्योंकि आवेश हमेशा पृष्ठ की सतह पर रहते हैं। मगर एम्पियर के नियम के अंदर जो बंद पास होगा उसके अंदर मुझे उस पास की कुल लंबाई से मतलब है कि ये पास कितनी लंबाई का है, ताकि उतनी लंबाई के एरिया के अंदर मैं चुंबकीय क्षेत्र 100% बता सकूं गारंटी के साथ कि इतना होगा। मात्र इतना सा अंतर है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है? अगर कोई धारावाही चालक किसी बंद पास में है तो उस बंद पास में जितनी जगह आ रही है उस बंद पास के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो उस पास में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नोट गुणा होगा। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या था? कुल आवेश का 1/ε0 गुणा है। वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कुल धारा का म्यू नोट गुणा होगा। और ये मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से बता दिया था कि म्यू नोट गुणा में लिखते हैं और एप्सिलॉन नोट भाग में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। एक विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करके कम करने का काम करता है और एक माध्यम के बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए एक कहीं ना कहीं ये संबंध दर्शाता है कि वो उसके बढ़ने पर बढ़ता है और एक संबंध दर्शाता है कि उसके बढ़ने पर घटता है। तो उसके हिसाब से अपन ने उनको जगह दे दी कि कौन सा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा और कौन सा आपका न्यूमिनेटर में आएगा। करेक्ट? बोले हो सर। तो अब मैं ये नियम लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में, किसी बंद पास में, पास को बच्चों इंग्लिश के अंदर लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। क्लोज सर्किट का मतलब है यहाँ पर। किसी बंद पास में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, हाँ सर, उसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अरे सर रेखीय समाकलन क्यों? जब रेखा के अनुदिश समाकलन करोगे तभी तो उसकी कुल लंबाई में क्या मिलेगा? चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है ना बच्चों, वो पास में से गुजरने वाली कुल धारा का, पास में से गुजरने वाली वाली कुल धारा का कितना होता है? सर म्यू नोट गुना होता है। कितना होता है? म्यू नोट गुना होता है। अब ये गारंटेड बात है, 100% मैं श्योर हूँ। जिस बच्चे ने ये वाली बातें अच्छे से सुन ली है ना, उसको अब गाउस का नियम भी दोबारा याद हो गया होगा, एज वेल एज एम्पियर का नियम भी याद हो गया होगा, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं। तो इसको अगर मैं गणितीय फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा। अर्थात ये तो रहा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ये रही उसके पास के अल्पांश की लंबाई, और उसके रेखीय समाकलन का मतलब ये हो गया समाकलन। और वो किसके बराबर होगा? ये म्यू नोट गुणा होगा। सर किसका होगा? कुल धारा का होगा। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं एम्पियर का परिपतीय नियम कह रहा हूँ बच्चों। बताओ ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? बोला हो सर, एक नंबर समझ में आ गई। अब हम समझ सकते हैं किस तरीके से फटाफट से चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत सही। अगर सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे तो समझ में आ रही है। ऐसा महसूस मत करना कि चलो आज तो सर हमारी बातों को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्लास में टीचर ही प्रेजेंट नहीं है, बस जो है उसको सुनना है। तो एक दूसरे से मैसेज करके धड़ाधड़ बातें करने में लग जाओ और मेरी क्लास चल रही है, ऐसे ही तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाए।
तुम यहाँ बैठ के 1 घंटे की क्लास भी ले रहे हो, मेरी बात सुनने की बजाय खुद के ही दोस्तों के साथ मैसेज करने में लगे पड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो आप बाद में कर सकते हो, आप लोग सब साथ रहते हो, साथ पढ़ते हो, अननोन आदमी नहीं हो। इसलिए आप जब तक क्लास ले रहे हो तब तक आपको प्योरली फोकस्ड रहना है और इस चीज़ को सुनना है। इसीलिए वो मैंने एक सेशन डाला था 28 मिनट वाला, और हर दिन मैं याद दिलाता हूँ, आप सब ने देख लिया होगा। जब भी आपको लगता है ना कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है और आप डाइवर्ट हो रहे हो, तो बस आप तुरंत प्रभाव से दौड़ के उधर चले जाया करो, ताकि उनमें से अपनी एक कमी को ढूंढ लिया करो कि यार मेरी वाली कौन सी चीज़ है जो इसके अंदर सही है, उसको चेंज करने की कोशिश करना। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसमें उनमें से एक भी कमी नहीं हो, एक ना एक तो मिल जाएगी, 100% श्योर हूँ मैं। तो आप लोगों को नियम समझ में आया बच्चों? बोला हाँ सर। जरा देखिएगा एक बार, मैं वापस कहता हूँ। बंद पास, मान लो ये रहा कोई बंद पास, कोई सर्कल है, और मान लो इस सर्कल में से 3 चालक गुजार रहा हूँ मैं। कितने चालक? 3 चालक, 1 2 3। एक में बेचारे में बह रही है धारा I1, एक में बह रही है I2 और एक में बह रही है I3। किसी ने पूछा कि यार इस पास के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र, इस पास में कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तुम बस ये कर देना, B इंटू समाकलन dl बराबर म्यू नोट इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3। तुम्हें याद है जब मैंने गाउस का नियम पढ़ाया था तो कुछ बातें बताई थी कि गाउस का नियम लागू ऐसे नहीं होता, उसके लिए कुछ चीज़ें होती है। मैं वो बातें बोलता हूँ और उसके साथ साथ एम्पियर के नियम की बातें भी बोलता हूँ, ताकि तुम परफेक्टली कंपेयर कर पाओगी, हाँ यार कैसे दोनों लॉज एक दूसरे के वेरी वेरी सिमिलर है। गाउस के नियम में मैंने ये कहा था कि गाउस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। सही बात? हाँ सर। एम्पियर का नियम केवल बंद पास के लिए लागू होता है। किसके लिए? बंद पास के लिए लागू होता है। गाउस के नियम में मैंने कहा था कि अगर कोई आवेश है जो किसी बंद पृष्ठ में नहीं है, तो उस आवेश के चारों तरफ आपको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और उस बंद पृष्ठ को अपन गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ऐसे ही एम्पियर के नियम में मैं कहूंगा कि अगर कोई चालक है जिसमें विद्युत धारा बह रही है और वो किसी बंद पास में नहीं है, तो आपको एक बंद पास की कल्पना करनी पड़ेगी, और उस बंद पास को अपन कहेंगे एम्पियर पास। क्या कहेंगे? एम्पियर पास। गाउस के नियम में मैंने कहा था कि गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का विद्युत क्षेत्र में कोई योगदान नहीं होता, चाहे वो बिल्कुल किनारे पे ही क्यों ना पड़ा हो, वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर होगा तो ही मैं मानूंगा कि उसका है, वरना फिर केवल उन्हीं का माना जाएगा। सेम चीज़ एम्पियर के नियम में भी लागू होती है कि एम्पियर पास के बाहर अगर कोई दूसरा धारावाही चालक और उसमें धारा बह रही है, तो उस चालक का या उस धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं होगा। और चौथी चीज़ जो मैंने गाउस के नियम में बोली थी, मैंने वो ये बोली थी कि गाउस के नियम में जब भी आप गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हो तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि गाउसियन पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके समांतर या लंबवत होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जिस एम्पियर पास की आप कल्पना करते हो, उस एम्पियर पास के अल्पांश की जो लंबाई होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या लंबवत होनी चाहिए। क्योंकि जब डॉट को मैं हटाऊंगा तो ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा? ये दिखेगा BDL कोस थीटा। तो मुझे थीटा की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, और थीटा की वैल्यू मैं डायग्राम देख के ही बता पाऊंगा कि कितना कोण बन रहा है। इसलिए आपको एम्पियर पास की कल्पना करते टाइम थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है बच्चों। बताओ ये वाली बात समझ में आई सबको? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो, जब आपने फटाफट से एम्पियर का नियम पढ़ लिया, एम्पियर का नियम समझ लिया, तो अपन इसका एक अनुप्रयोग देखते हैं जो अपन को तुरंत समझा देगा कि अच्छा यार एम्पियर का नियम तो ये होता है और कुछ नहीं। समझ में आई मेरी बात? देखिए, एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग, इसके दो अनुप्रयोग है। जैसे गाउस के नियम के अनुप्रयोग हुआ करते थे, वैसे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग ये। गाउस के नियम नियम के अनुप्रयोगों में अपन क्या करते थे? गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे। तो यहाँ एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में अपन क्या करेंगे? एम्पियर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला पहला अनुप्रयोग क्या रहेगा बच्चों? ध्यान से सुनना। पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय, कहीं ना कहीं उसके सिमिलर ही है, अनंत रेखीय धारावाही चालक। कौन सा चालक? धारावाही चालक। और इस चालक के कारण क्या ज्ञात करना है? धारावाही चालक के कारण सर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बोला बहुत बढ़िया। अगर हेडिंग समझ में आ गई हो तो यूँ मान लो आपने उस टॉपिक का ना लगभग 20% काम तो ऐसे ही निपटा दिया है। कई बच्चों को तो बेचारों को हेडिंग ही समझ में नहीं आती है कि हेडिंग क्या है। इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त इस पे हमेशा देता हूँ, हर क्लास में, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के दौरान मैं ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि पहले आप ये समझो कि आप क्या पढ़ रहे हो। उसमें होगा क्या वो तो बाद की बात है, पहले आपको ये समझना है कि आप पढ़ क्या रहे हो। यानी जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा समझो, उसको 2 मिनट दो, बाद में चलेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ था। तो नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे पास एक चालक तार है, रेखीय मतलब सीधा है, अनंत मतलब उसकी लंबाई अनंत है, और धारावाही का मतलब उसके अंदर क्या बह रही है? विद्युत धारा बह रही है। अब उससे मुझे क्या करना है?
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सपोज करो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अपने पास कुछ इस प्रकार की व्यवस्था है, ये वो धारावाही चालक है जिसके कारण मुझे क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये रहा धारावाही चालक। अब अगर ये अनंत रेखीय है ना, तो फिर इसकी लंबाई मैं तो नहीं खींच पाऊंगा कि कहाँ तक जाएगी, इसलिए इसके ऊपर और नीचे थोड़े थोड़े डॉट बना दिया करो बच्चों। क्या बना दिया करो? डॉट बना दिया करो। ठीक है, हाँ सर बना देंगे। ये वाले डॉट अगर सीधे ना दिखे तो अब बना देंगे सीधे। कहाँ जाएंगे? ऐसे। ये कोई अनंत रेखीय धारावाही चालक है। इसमें क्या बह रही है? इसमें सर विद्युत धारा बह रही है। कितनी बह रही है सर? आई बह रही है। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ करना है सर? ये एक बिंदु ओ दिख रहा है आपको? बोले हाँ। इस बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु है सर, पी। बस इस बिंदु पी पर आप चुंबकीय क्षेत्र बता दीजिए, मजा आ जाएगा। इस बिंदु पर पी पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बताएंगे सर? एम्पियर ने बताया तो है, इसके नियम की सहायता ले लो और बता दो फटाफट। मगर एम्पियर के नियम की सहायता से अगर ये बताना है तो सबसे पहले तो आप इस चालक तार को किसी बंद पास में से गुजारो। क्या यहाँ बंद पास है? बोले नहीं है सर। तो क्या करेंगे सर? उस बंद पास की कल्पना कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर इतनी त्रिज्या का एक वृत्त की कल्पना कर लूँ कि यार ये जो चालक तार है, अगर ये आर दूरी है और इस बिंदु पर मुझे क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है, मान लिया मैंने। तो अब देखो, जैसे तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इशारा देखना ध्यान से। अगर ये एक वृत्त है तो अब ये चालक तार इस वृत्त के अंदर से गुजर रहा है। बोला हाँ सर, ये तो बहुत आसान बात है, ऐसा तो अपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दे रहा हूँ। बताओ। अब अगर इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि सर ये वाला चालक तार पक्का इस वृत्त में से गुजर रहा है। और ये जो मैंने वर्ताकार आकृति यहाँ पर बनाई है, इसी को अपन क्या नाम देंगे? एम्पियर पास का नाम देने वाले हैं। अगला काम क्या होगा? अगला काम तो देखो ना सर, ये रहा एम्पियर का नियम। क्या? बी डी एल कोस थीटा बराबर म्यू नोट इंटू समेसन आई। तो समेसन आई तो क्या है? कुल धारा। वो तो मैंने कितनी मान रखी है सर? वो आई मान रखी है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, वो ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, करेंगे। डीएल क्या है सर? एम्पियर पास के अल्पांश की लंबाई। और थीटा क्या है? वहां पर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की साथ कोण। तो पहले मैं एक अल्पांश सेलेक्ट कर रहा हूँ, कहीं पे भी कर लेना बच्चों। एक अल्पांश सेलेक्ट करना है छोटा सा। मान लो अपन ने ये अल्पांश ले लिया एक यहाँ पर, और इस अल्पांश की लेंथ है डी एल। कितनी लेंथ है? डी एल। हाँ सर, इतना काम कर सकते हो? कर सकते हैं सर। अगर तुमसे कोई पूछे कि यार इस अल्पांश के कारण है या इस अल्पांश वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तुम्हें क्या करना है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम काम में लेना है। अंगूठा किस तरफ होगा? धारा की दिशा। तो मुड़ी हुई उंगलियां किस तरफ होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो बिंदु पी पर उंगलियां किस तरफ जा रही है? अंदर की तरफ। देखना, इमेजिन करना। अंगूठा धारा की दिशा में, तो बिंदु पी पर उंगलियां अंदर। चालक तार के पीछे इस तरफ, चालक तार के इस तरफ, तुम्हारी तरफ, और यहाँ इस तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये चालक तार है, इसमें धारा जा रही है ऊपर, अंगूठा किया ऊपर, यहाँ उंगलियां इस तरफ, यहाँ उंगलियां इस तरफ, यहाँ उंगलियां इस तरफ, यहाँ उंगलियां इस तरफ। तो जैसे जैसे आपकी फिंगर्स को आप कर्ल करते जाओगे, फोल्ड करते जाओगे, तो वो जो फोल्डेड वाली डायरेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तो राइट नाउ अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखो, ये चालक तार रहा और यहाँ एक बिंदु, वो अल्पांश है आपका जिसकी लंबाई डीएल है। तो अल्पांश की लंबाई इधर ऐसे ही तो है, ऐसे बिल्कुल सीधा। हाँ सर, इमेजिन करना थोड़ा सा। बोर्ड के ऊपर अपन 3D डायग्राम नहीं बना पाएंगे, इमेजिन करना ऐसा। तो अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? ऐसे घूम के गया और मेरी तरफ ही तो आ गया। यानी जिस तरफ अल्फांस की लंबाई है उसी तरफ चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा है। यानी अल्पांश की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की क्या है? अनुदिश है। यानी अल्पांश की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण कितना है? 0 डिग्री है सर, 0 डिग्री। बताओ, ये वाली बात समझ में आई सबको? बोला हाँ सर, बहुत सही तरीके से समझ में आ गई। अब जब ये वाली बात समझ में आ चुकी है तो मैं इजीली ये कैलकुलेशन करके दे सकता हूँ कि इसके कारण कितना बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। मैं चाहता हूँ कि ये वाला चुंबकीय क्षेत्र यहीं रहे, क्योंकि छोटा सा रहेगा, दूसरी स्लाइड पे जाएगा, आप लोग डिस्टर्ब रहोगे। हाँ जी। तो देखिए, एम्पियर का नियम लगा दूँ बच्चों? लगाओ सर, फटाफट लगाओ।
अभी अपन ने बना ली तुम लोगों के लिए जगह, ताकि मैं इसको यहीं समझा सकूं, ताकि तुम्हें बार बार ये डिस्टर्ब ना करे। समझ में आई मेरी बात? ये था वो चालक तार, अनंत लंबाई का, बह रही थी धारा बिंदु ओ से बिंदु पी पर आर दूरी पर, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था एम्पियर के नियम से। इसके लिए एक वर्ताकार एम्पियर पास की कल्पना कर ली। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको जो डेरिवेशन समझाता हूँ, जो टॉपिक समझाता हूँ, उसके अंदर सब कुछ बता देता हूँ, मगर कुछ लाइनें मैं नहीं लिखता हूँ थ्योरी की। मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतना सा तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर ऐसा आप टॉपिक जब भी एग्जाम में लिखते हो, तो जो व्यवस्था है वो तो एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जामिनर को, कि माना कोई अनंत रेखीय धारावाही चालक है जिसमें कुल विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक के किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है, जिसके लिए चालक के चारों ओर आर त्रिज्या के वर्तीय एम्पियर पास की कल्पना की जाती है। एम्पियर पास के अल्पांश की लंबाई डीएल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके अनुदिश है, अतः एम्पियर के नियम से। ये चीज़ आपको लिखनी है, आप एक्सप्लेन करोगे तो वो तुम्हारा थोड़ा सा तुमसे इम्प्रेस होगा कि हाँ यार, बच्चे को हर एक चीज़ डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट पता है कि उसको कहाँ जाना और कैसे जाना है। फिर वो आपके टॉपिक को चेक ही नहीं करेगा, तुरंत प्रभाव से ऊपर वाले दो तीन लाइन से समझ जाएगा कि जब इतना पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर डेफिनेटली इसने सही किया होगा, और तुरंत आपको आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा करो। हो सकता है आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर जब तुम ये टॉपिक पढ़ोगे तो तुम्हें उस कॉपी के अंदर दो तीन थ्योरेटिकल लाइन मिल जाए, और फिर आप हमारे को जज करने बैठ जाओ कि अरे यार वहाँ पे है ना डेटा तो सारा मिल रहा है मगर बीच बीच में थोड़ी सी थ्योरी नहीं मिल रही। अब तुम सोचो, जो मैंने थ्योरी बोली वो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा अपने लिए। तो बेटर क्या होगा, ये इतना सा बस मैं तुमसे क्या चाह रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक, सारे फॉर्मूलाज, हर एक चीज़ डिटेल्ड के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम लोगों से बस इतना सा चाह रहा हूँ कि तुम जो भी कोई बड़ा टॉपिक होता है जो किसी डायग्राम पर बेस्ड होता है, जिसको डायग्राम को देख के अपन कुछ कर रहे होते हैं, जिसमें अपन ने कुछ एक्स्ट्रा किया है या माना है या कल्पना करी है, तो वो चीज़ तुम थ्योरेटिकली अगले को थोड़ा सा रख दो कि माना ऐसा ऐसा है और ये करना है और ये इस तरीके से कर रहे हैं, और ये चीज़ कोई रटने वाली नहीं है। अभी मैंने जो लैंग्वेज बोली अगर मैं दोबारा बोलूँगा तो बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं है कि डिट्टो में वर्ड टू वर्ड वैसे ही बोलूँगा, हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, मगर मुझे तो मेरी बात रखनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है इस बार मेरी लैंग्वेज ऐसे हो जाए कि माना कोई धारावाही चालक है जिसके कारण अपन को बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसके लिए एम्पियर के नियम से अपन एम्पियर पास की कल्पना करते हैं। ये लो सर, इस बार तो आपने बताया नहीं कि उसमें धारा कितनी बह रही है, इस बार तो आपने एम्पियर पास की त्रिज्या ही नहीं बताई, मगर फिर भी मैंने ये तो बोल दिया ना कि धारावाही चालक है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वर्तीय एम्पियर पास की कल्पना करते हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो लास्ट के अंदर उस पर डोल दिया करो ना, किस पर, डायग्राम पर, कि जैसा चित्र में दर्शाया गया है, ताकि अगला अपने आप देख लेगा चित्र में क्या क्या दर्शाया है। बस उस स्थिति के अंदर आपके चित्र में वो चीज़ होनी भी चाहिए जो आपने बोल रहे हो चित्र में दर्शाया गया है। कहीं पता लगे कि वो चित्र में ढूंढने जाए और उसको वहाँ पर भी नहीं मिले, तो बोले कहाँ फिर। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है तुम्हारे को, ठीक है। अब आप आगे क्या कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से एम्पियर का नियम लगा सकते हो। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, और एम्पियर का नियम कहता है कि बंद पास में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुणा होता है। बच्चों कितना होता है, म्यू नॉट गुणा होता है। सही बात है, बोला हो, बहुत सही बात है। अब अपन आते हैं तुरंत प्रभाव से दौड़ते हुए चित्र की तरफ। किसकी तरफ, चित्र की तरफ। ये जो अपने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है ना, उसके अंदर अगर चित्र में देखोगे तो बताओ थीटा कितना मिल रहा है। सर 0 डिग्री मिल रहा है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के कैसा है, अनुदिश है। जो अल्पांश की लंबाई है उसी तरफ क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। करेक्ट। तथा धारावाही चालक में बहने वाली कुल धारा कितनी है, अरे सर समेशन आई तो किसके बराबर है, आई के बराबर है। किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये वाली बात भी समझ में आई? बोलो बहुत सही सर। तो फिर यहाँ पर वैल्यूज ही रखनी है, तो वैल्यूज रखेंगे तो इस समीकरण का क्या हल होगा। अतः मैंने कर दिया समाकलन बी डी एल
कोस जीरो बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, कोस जीरो का मान तो 1 होता है सर, तो ये बच गया बी डी एल। बी तो निकालना है, समाकलन करूंगा डी एल का, इस तरफ है म्यू नॉट इंटू आई। अब फिर कहता हूँ, अगर किसी बच्चे ने ना वर्ड टू वर्ड सुन लिया और उस एक बार शब्द को समझ लिया, तो फिर उसको अपने आप आंसर आ जाएगा, खुद को ही किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो इतनी देर से मैं आज की पूरी क्लास के अंदर कब से मैं एम्पियर के नियम की बात करता जा रहा हूँ और कंटिन्यूसली डीएल को साथ लेके चल रहा हूँ। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि यार ये एम्पियर के नियम में डीएल है क्या, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर ये जो डीएल है ना, वो जो आपने एक एम्पियर पास माना है ना वर्ताकार, उस एम्पियर वर्तीय पास के किसी एक छोटे से टुकड़े की लंबाई है, बोले तो अल्पांश की लंबाई है सर। किसकी लंबाई है? अल्पांश की लंबाई है। और समाकलन डीएल क्या है? अरे फिर समाकलन लगा दिया तो बात कुल की आ गई सर। अब ये तो उस एम्पियर पास की कौन सी लंबाई है? कुल लंबाई है। तो डीएल तो क्या है? अल्पांश की लंबाई, जबकि समाकलन डीएल क्या है? एम्पियर पास की कुल लंबाई। अब एम्पियर पास कैसा है सर? एम्पियर पास तो वर्ताकार है। और तुम्हें पता है क्या किसी को वर्त की कुल लंबाई कितनी होती है? बोले सर ये तो हम 4 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। जितनी वर्त की परिधि होती है ना, सरकमफेरेंस होती है, वही उसकी टोटल लेंथ होती है। और वर्त की परिधि कितनी होती है? अरे सर वो तो 2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो फिर मैं तुम्हें ये कह दूं कि एम्पियर पास की कुल लंबाई, बोले तो ये जो समाकलन डीएल है वो किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर के इक्वल होगा। और जैसे मैं समाकलन डीएल का मान यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से बी निकालूंगा तो ये 2 पाई आर बेचारा कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और मेरे को फाइनल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जिसको मैं क्या कहूँगा कि सर ये वो चुंबकीय क्षेत्र है जो एक अनंत रेखीय धारावाही चालक अपने कारण आर दूरी पर बनाता है। कितनी दूरी पर बनाता है? आर दूरी पर बनाता है। बताओ ये वाली बात समझ में आई सबको? बोला हाँ सर, बहुत सही तरीके से समझ में आ गई। अगर जब समझ में आ गई तो इसको देख के तुम्हें क्या लगता है? सर इसको देख के हमें ये लगता है कि इस अनंत रेखीय धारावाही चालक के कारण बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस चालक से दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे बच्चों दूरी बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में कमी होती जाएगी, और अनंत पर चले जाओगे तो वहां पर जाकर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा इस रिजल्ट के हिसाब से। तो अगर तुमसे कोई ग्राफ पूछे तो वही आपका ये प्रवलयाकार बना देता हूँ सर। क्या ऐसे दुख पा रहे हो? देखो, तो अगर आपसे अब कोई ग्राफ पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के बीच का ग्राफ बनाओ, तो घबराना मत, बता देना। आर के बदलने पर बी बदलता है बच्चों। तो जिसके बदलने पर जो बदलता है, तो जो बदलता है वो हमेशा वाई एक्स पर लिखेंगे, जो बदलता है वो हमेशा वाई एक्स पर लिखेंगे। और वो किसके कारण बदलता है, किस पर निर्भर करता है, वो हमेशा एक्स एक्स पर लिखेंगे। मतलब जिस राशि में अपन परिवर्तन कर रहे हैं वो हमेशा एक्स एक्स पर रहेगी, और उस राशि में होने वाले परिवर्तन के कारण दूसरी वाली राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हमेशा वाई एक्स पर लिखिएगा। क्योंकि दोनों राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रम संबंध को दर्शा रही है, यानी जो आपको मिला क्या, चुंबकीय क्षेत्र वो दूरी के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था। तो ये वाला आपका समीकरण, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। इस ग्राफ को मैंने ऐसा क्यों बनाया? सर आप देखो ना, आर के मान के बढ़ने पर बी का मान घट रहा है, चलो ये तो समझ में आ गई। मगर बी का मान 0 कहाँ पे होगा? अरे सर जब आर का मान अनंत होगा, किसी भी संख्या में जब अनंत का डिवाइड किया जाता है तब जाके एग्जैक्टली आंसर 0 आता है। तो रिजल्ट के बिहाफ पर अगर मैं ये बात करता हूँ, तो फिर मुझे ये वाली जो लाइन है ना जो चुंबकीय क्षेत्र में कमी दर्शा रही है, वो 0 की तरफ कब पहुंचेगी? जब आप अनंत पर चले जाओगे तब पहुंचेगी सर। समझ में आई मेरी बात? हो सर, एक नंबर समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, एम्पियर के नियम से एक अनुप्रयोग पढ़ लिया जिसका नाम था अनंत रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और जब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र अपन ने ज्ञात किया तो अपन को मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बताओ इतनी सी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया सर, एक अनुप्रयोग हो गया है। अब चलते हैं अपन दूसरे अनुप्रयोग की तरफ। हालांकि दूसरा अनुप्रयोग बड़ा है, मगर उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता के होते हुए भी तुम लोगों के लिए वक्त निकाला गया है। तो हो सकता है आपको आज की क्लास उतनी बड़ी, जैसी डेली 1.25 घंटे की, 1 घंटे 10 मिनट की होती है, उतनी बड़ी ना मिले, 50 मिनट की मिले, 55 मिनट की मिले, मगर कुछ तो मिले। और जितना भी पढ़ रहे हो वो आपको सीख के जाना है, सिंसियरली पढ़ के जाना है। अपन चलते हैं दूसरे अनुप्रयोग की तरफ, और उसका नाम है परिनालिका। क्या नाम है? परिनालिका। जिसको अपन क्या बोलते हैं?
जिसको बोलते हैं सर सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। क्या तुम लोगों ने कभी इस परिनालिका का नाम सुना है क्या? सर सुना तो है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ी होगी तब इस परिनालिका का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। कैसे सुना होगा? सर वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बातें कर रहे होंगे ना, तब सुन लिया होगा कि यार ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके कारण अपन कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो आज उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, आपका भ्रम मिटा देते हैं कि एक्चुअल में परिनालिका क्या होती है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है और क्यों होता है और कैसे होता है। वो सारी की सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत बढ़िया ढंग से करने वाले हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ओ सर आ गई आ गई। यू कन्वर्ट टू दिस, आई हैव टू यूज दिस। परिभाषा बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। परिभाषा तो क्या कहूँगा, एक व्यवस्था को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक बेलनाकार खोखली आकृति लेनी है। कौन सी आकृति? बेलनाकार खोखली आकृति, जैसे पाइप होता है ना, पाइप। फिर आपको एक तांबे का तार लेना है। किसका तार लेना है? तांबे का तार। किसी भी चालक का ले सकते हो। तांबा थोड़ा सा एक अच्छा चालक की कैटेगरी में आता है, तो इन जनरल इसको ज़्यादा यूज में किया जा रहा है, इसकी चालकता ठीक ठाक रहती है। आप और भी दूसरा चालक ले सकते हो, वहाँ पर भी ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे, व्यवहार मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको उस खोखली बेलनाकार नलिका पर तांबे का एक तार लेना है और उस तार को ऐसे गोल 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 लपेट देना है बच्चों। क्या कर देना है? लपेट देना है। गोल गोल लपेटोगे तो वो एक कुंडली बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। जैसे स्प्रिंग होती है ना, वैसे बन जाएगी। ऐसे सपोज करो किसी स्प्रिंग के अंदर किसी कागज़ को फोल्ड करके तुमने डाल दिया, तो वो जो कागज़ है वो तो बेलनाकार नलिका हो गई, कुछ अलग पदार्थ से बनी हुई होनी चाहिए, वो इस बात का ख्याल रखें। और उसके ऊपर जो स्प्रिंग गोल गोल घूम रही है वो एक चालक तार का काम कर रही है। तो वैसी आपको एक व्यवस्था बनानी है और उसके अंदर फिर क्या प्रवाहित करवानी है? विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है। जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाओगे, आपको क्या पता लगेगा कि उस नलिका के अंदर एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है उसका जवाब भी यही मिलेगा, कितना होता है उसका जवाब भी यही मिलेगा, और किस दिशा में होता है उसका जवाब भी यही मिलेगा। थोड़ी देर के लिए पेशेंस दिखाइएगा बस। देखिए, डायग्रामेटिकली देखते एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा सर परिनालिका ऐसी होती है क्या। हाँ सर, क्या बना रहे हो? सुंदर सा बोले थे आप तो सुंदर सा ही बनाएंगे भाई। ये बेलनाकार एक नलिका है, करेक्ट? हो सर, अभी करेक्ट। बेलनाकार है तो इसका ये जो आउटर फेस होगा वो ऐसा ही तो होगा। हाँ सर, ऐसा ही होगा। ये बेचारा भी ऐसा ही होगा। हो सर। कुचालक पदार्थ की बनी हुई है बच्चों। एक तार लेना है, चालक पदार्थ का बोले तो तांबे का, और वो भी खुला तार लेना है। ऐसा नहीं तो तुम्हारे घरों के अंदर लाइट वाला तार होता है जो ऊपर से इंसुलेटेड होता है, उसको बांध दो और फिर बोलो सर चुंबकीय क्षेत्र बना तो नहीं। आप तो कल ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि बनेगा। हम्म। विद्युत रुद्ध तांबे का तार लेना है, मतलब आपको नॉन इंसुलेटेड वायर लेना है जिसके ऊपर इंसुलेशन की कोई लेयर नहीं होनी चाहिए, कहीं रबड़ बांध के फिर कह दिया कि मैंने बांध दिया, इससे काम नहीं चलेगा। खुला वायर लेना है, ठीक है? उस वायर को इस पे बांध दिया, जैसे मोटरों के अंदर वाइंडिंग होती है ना वैसे, पंखे में वाइंडिंग होती है ना वैसे, वो वाला काम करना है। जैसे ही उस वायर को इस पर तुम बांध दोगे ना, कुछ इस प्रकार से बांधना है, ठीक है? हो सर, बांध देंगे। और ये जो टर्न्स दे रहे हो वो जितने पास दोगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आपको ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि जितनी ज़्यादा फेरों की संख्या होती है उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। कुंडली में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कौन सी कुंडली के अंदर? सर ये जो बना रहे हो ना उस कुंडली के अंदर। बाकी तुम्हारी कुंडली के अंदर तो वो 7 फेरे हो जाए तो काफ़ी है। उसी के लिए तो ये सारी मेहनत कर रहे हो आप लोग। वक्त चेंज हो गया है, मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी नहीं लगोगे, ढंग के पैसे नहीं कमाओगे, कोई तुम्हारे को लड़की नहीं देने वाला है। बैठे रहना फिर डोलते रहना ऐसे कैसे। फिर ये कुंडली के जो फेरों की संख्या है वही काम में आएगी तुम्हारे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पर्सनल कुंडली में भी फेरों की संख्या आए, तो इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको अच्छे से समझ लेना ताकि तुम्हारा काम हो जाए। ये लो, अपन ने एक तार लपेट दिया बच्चों। बोला हाँ सर लपेट दिया। अब आपको इस तार को एक बैटरी से बांध देना है, परिपथ को बंद कर देना है ताकि इसमें क्या बहे? विद्युत धारा बहे। क्या बहे? विद्युत धारा बहे। हम्म। कैसे बहेगी देखिएगा ज़रा ध्यान से एक बार, थोड़ा समझिएगा, ये वाली चीज़ समझने वाली थोड़ी सी ज़्यादा है। धारा ऊपर जा रही है, करेक्ट सर।
तो फिर धारा की दिशा क्या होगी? देखो ये सर, ये रही, ये रही, ये गई ऊपर, उधर पीछे से वापस नीचे आ गई, फिर गई ऊपर, ऐसे। तो ये जो मैं एरोज लगा रहा हूं ना बच्चों, ये एरो है बहने वाली विद्युत धारा की दिशा। देखो ये लास्ट फेरा जो डॉटेड मैंने बनाया है वो उधर से आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो धारा की दिशा देखो किस तरफ है? नीचे की तरफ है। किस तरफ है? नीचे की तरफ। समझ में आई मेरी बात? अब इस पर जितने भी फेरे हैं, उन सभी फेरों के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को अपन बोलते हैं परिनालिका की अक्ष। परिनालिका की क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और वो देखो ये होगी, ये होगी परिनालिका की एक्स। बोलो ये वाली बात समझ में आई सबको? बोला हाँ सर समझ में आई। अब क्या होगा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? सर देखो ना, आप खुद से एक बार ऐसे फील करो कि धारा अगर ऐसे जा रही है ऐसे, तो मेरा अंगूठा किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। अंगूठा किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। अंगूठा किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। तो प्रत्येक फेरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस तरफ बनेगा? इस तरफ। जिस तरफ मेरा अंगूठा जा रहा है उस तरफ क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी। वो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी बनेंगी जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। कौन सा कलर लें यार? तीन चार कलर ही है इसके अंदर, कोई ज़्यादा। ठीक है, इसी से बना देता हूँ मैं, एक बार देखिएगा आप। ये चुंबकीय जो बल रेखाएं बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी बच्चों। और वो भी डॉटेड में बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी और सुंदर लगेगी, समझ में भी आएगी आपको। ने ने नार ने रे नाल मेरा रजना रे। अक्ष के आसपास जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सारी एक दूसरे के समांतर होती है टिंगरों। और जैसे जैसे अक्ष से दूर जाते जाओगे वो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहना बंद कर देगी, क्योंकि अक्ष से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा तो कमी होता है, और वो कमी अपन रोक नहीं पाएंगे। अगर यही आदर्श परिनालिका होती ना, कौन सी परिनालिका? आदर्श परिनालिका, तब मैं ये बात नहीं बोलता। फिर मैं कहता परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर 100% एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मगर क्योंकि ये आदर्श परिनालिका तो नहीं है, तो मैं यहाँ कहूँगा यहाँ परिनालिका के अंदर लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो नहीं रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बन रहा है? इस तरफ। इसलिए ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र वाले सारे एरो मैं इस तरफ लगा रहा हूँ। हाँ सर, समझ में आई मेरी बात? ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। एक चीज का और ख्याल रखना है, परिनालिका के अंदर लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र तो होता ही होता है, मगर परिनालिका के बाहर लगभग नगण्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसलिए ये मान लिया जाता है कि परिनालिका के बाहर स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। तो ये दोनों बातें मैं एज ए पॉइंट लिख देता हूँ। पहला तो क्या, परिनालिका के अंदर लगभग एक समान परबल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। परबल चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। और दूसरा पॉइंट, परिनालिका के बाहर, परिनालिका के बाहर प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जीरो होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है सर? थोड़ा सा शून्य होता है। अब मैं शून्य लिख रहा हूँ, मान लेता हूँ, वैसे होने को तो नगण्य ही होता है, या नगण्य मान लो, ठीक है, एक ही बात है। अब किसी ने पूछा कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता क्यों है, कई लोगों के दिमाग में तो ये भी सवाल नहीं समझ में आता है। तो आपको ये थोड़ा वाला एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा काल्पनिक रूप से। जैसे मान लो कि ये परिनालिका है और इस पर आपने एक तार लपेट दिया, तो ऊपर जो अल्पांश है उसमें धारा मेरी तरफ आ रही है, ऊपर जो अल्पांश है उसमें धारा मेरी तरफ आ रही है, नीचे वाले अल्पांश में धारा तुम्हारी तरफ आ रही है। तो आमने सामने वाले अल्पांशों में धारा की दिशा क्या हो गई? हाँ सर वो तो अलग अलग हो गई।
आमने सामने अल्पांशों में धारक दिशा क्या हो गई, वो तो अलग अलग हो गई। तो ऊपर जितने भी अल्पांश बन रहे हैं, ये वाला मेरी तरफ आ रहा है, ये वाला मेरी तरफ आ रहा है, ये वाला मेरी तरफ आ रहा है, तो यहाँ अगर मैं चुंबकीय बल रेखाएं खींचूंगा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाऊंगा तो अंगूठा किस तरफ करूंगा, मेरी तरफ। तो उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे। अंगुलियां कैसे घूम रही है, ऐसे। यानी ये वाले सर्कल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये वाले सर्कल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये वाले सर्कल के अंदर देखो, ये वाला इधर एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, जहाँ से देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। क्लास को खत्म करूंगा, टाइम हो चुका है, मेरे को कहीं जाना है। ये रही अक्स, ये रहा एक फेरा, और ये रहा एक दूसरा फेरा। इसमें भी धारा अंदर जा रही है और इसमें भी धारा अंदर जा रही है, ठीक है, दोनों में ही अंदर जा रही है। ऐसे सीधा अंगूठा किया मैंने इस तरफ, इसमें भी किया अंगूठा इस तरफ। तो यहाँ पर उंगलियां घूम के आई ऐसे, यहाँ पर उंगलियां घूम के आई ऐसे, आई कि नहीं आई। तो यहाँ वाला वर्त बना ऐसे और यहाँ वाला वर्त भी बना ऐसे। तो ये रहा यहाँ वाला वर्त, पहला वर्त ऐसे चल के आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर से चलता हुआ इस तरफ आया। इसमें भी देखो उंगलियां बनाई ऐसे, वो अंगूठा गया अंदर की तरफ, उंगलियां घूमी ऐसे, ये वर्त बना दिया। उंगलियां गई ऐसे ऐसे, देखो नीचे गई ऊपर आई। अब देखो यहाँ आसपास वाले दोनों एरो को देखो, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यानी ये एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को निरस्त कर रहे हैं, इसलिए बाहर कुछ बचेगा ही नहीं। अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, देखो यहाँ पर भी ये नीचे जा रही है और यहाँ पर भी ये नीचे जा रही है। तो अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो गया, अंदर चुंबकीय क्षेत्र जुड़ गया, इसलिए उसको मैंने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का नाम दे दिया। समझ में आई मेरी बात। तो ये थी परिनालिका। हालांकि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना बनता है वो अपन बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मगर उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है वो बहुत सही ढंग से आप लोगों ने सुनी है, सिंसियरली आपने अच्छे से सुनी है। कल मैं पूछूंगा, जब मैं लाइव आऊँगा तब वापस बात करूंगा आप लोगों से कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जितने भी नए लोग आए हैं फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है। तो कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।